हमारी अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसका जन्म भी हमारे सोलर सिस्टम के साथ ही हुआ है। कई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के बाद हम ये अनुमान लगा पाते हैं कि हमारे अर्थ की जो एज होगी वो लगभग 4 से 5 अरब वर्ष होगी। अपने शुरुआती दिनों में तो अर्थ एक गर्म गैस के गोले के रूप में थी, मगर समय के साथ साथ ये ठंडी हुई और लिक्विफाइड कंडीशन हो गई, तरल अवस्था में आ गई। फिर और अधिक समय बीता तो जो धरातल का ऊपरी सरफेस था वो ठंडा होकर के सॉलिड कंडीशन में आ गया। अब ये जो सॉलिड कंडीशन में आने के बाद ये जो सरफेस था वो चट्टानों का निर्माण उसमें हुआ और जो पृथ्वी है वो हमारे आज के वर्तमान स्वरूप में आ गई। अर्थ पर मानवों का उदय तो बहुत देर बाद हुआ है। अब आप ये कह सकते हैं कि मनुष्य पृथ्वी की जो लंबी जीवन कहानी है उसके बहुत कम भाग से ही परिचित है। बाकी कुछ भाग जो पृथ्वी की आयु का है वो हम अलग अलग चट्टानों से या फिर उनमें जो जीवाश्म मिलते हैं फॉसिल्स, उनकी स्टडी करके जान पाते हैं। पर अगर हम बात करें अर्थ की बिल्कुल स्टार्टिंग यानी आरंभिक काल की, तो उस समय के बारे में हमारे पास कोई अधिक जानकारी नहीं है। आमतौर पे तो जो स्टार्टिंग के 1.5 अरब वर्ष हैं उनके इतिहास के बारे में जो भी हम जानते हैं वो समझ लीजिए वो बिल्कुल निराधार है, कोई बेसिस नहीं है उसका। हम अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसकी स्टडी इस उद्देश्य से करते हैं कि हम एक घटनाओं का क्रम तैयार कर पाएँ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर बेसिकली हम ये कोशिश करते हैं कि अर्थ के जो पास्ट में जो भी वहाँ पर जो भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर थे या फिर जो भी वहाँ पे जीवन था या जीव थे उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका एक्सटेंशन कैसे हो गया, हम इन सब के बारे में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हम पृथ्वी के प्रारंभिक काल से जो भी चट्टानों तथा जीवन का स्वरूप है उसको जानने का प्रयास करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को सबसे पहले इटली के साइंटिस्ट जियोवानी अर्दुइना ने 1760 में डेवलप किया था। इसके लगभग 120 साल बाद इटली के बोलोगना में एक इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस होती है और इस बैठक में लोग डिसाइड करते हैं कि हमें पूरे वर्ल्ड के लिए एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाना चाहिए। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बनाते समय जो चट्टानें थीं उनको मुख्य रूप से कंसीडर किया गया। अब चट्टानों का नेचर कैसा है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उनमें कितना स्ट्रेटिफिकेशन हुआ है, इन सब को ध्यान में रखते हुए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डेवलप किया गया। अब जैसे हमारे कैलेंडर में दिन, सप्ताह, महीने, साल, सदियां होती हैं, उसी तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल को भी अलग अलग इयॉन्स, एरा, पीरियड्स, इपोक में बांट दिया गया। तो हम एक बार इस यूनिट को समझने की कोशिश करते हैं कि किन यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है। जो सबसे बड़ी यूनिट है उसे नाम दिया जाता है ईयॉन का, और उसके अब ईयॉन्स को अलग अलग एराज में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्दर इसका डिवीज़न होता है पीरियड्स में और फिर इसके बाद डिवीज़न होता है इपोक में। हम आगे इसको डिटेल से समझ लेंगे। अगर हम ईयॉन्स की बात करें तो मेनली 4 ईयॉन्स होते हैं। पहला है हैडेन, दूसरा आर्कियन, तीसरा प्रोटेरोजोइक, चौथा है फेनेरोजोइक। अब इनमें से जो शुरुआत के 3 हैं हैडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इनको हम मिला करके हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन या फिर एल्गोनिकन। और ये वो समय है जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है या लगभग नहीं है। प्री कैम्ब्रियन के बारे में हमारे पास कोई कॉन्क्रीट जानकारी लगभग नहीं के बराबर है। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस टाइम के कोई भी फॉसिल्स हमें मिलते नहीं हैं जिनकी स्टडी करके हम जान पाए। और अगर बात करें चट्टानों की, तो जो उस टाइम पे चट्टानें थी वो आज के समय में इतनी ज़्यादा इरोज हो चुकी हैं, अपरदित हो चुकी हैं कि उनसे सही सही चीज़ों का पता लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब जैसे एग्जांपल के लिए बताया जाता है कि आपने अरावली रेंजेस के बारे में सुना होगा, विश्व का सबसे पुरानी पर्वतमाला भी कहते हैं। अब अरावली एक रेजिड्यू माउंटेन है जो कि एक समय में हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, पर वास्तविक स्थिति आज ये है कि जो सबसे ऊंची उसकी चोटी है गुरु शिखर, वो लगभग 17 या 1800 मीटर के बीच में आती है। वहीं हम बात करें हिमालय की तो उसकी जो हाईएस्ट पीक है आपको भी पता होगा कि 8848 और समथिंग है। तो इसलिए हमें
उस समय के बारे में, यानी प्री कैम्ब्रियन या यूँ कहें कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक के समय में जो भी हुआ उसके बारे में हमें कोई कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है। अब एक एक करके हम सभी इयॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इयॉन है हेडियन नाम से, जिसका समय था 4.5 बिलियन ईयर से 4 बिलियन ईयर तक। यह समय काल प्लैनेट के बनने के साथ ही शुरू हो गया था। लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो ओल्डेस्ट सॉलिड मटेरियल हमें अब तक मिला है किसी भी मेटेरॉइड से, वो इसी समय का रहा होगा। और जो इसका समय काल है वो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्ट्रेटोग्राफी एक स्टडी होती है जो चट्टानों के स्तर को नापती है और उसके हिसाब से उसकी उम्र या एज का अनुमान लगाती है। इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटोग्राफी के अनुसार 4.54 बिलियन से 4 बिलियन तक का समय इसका मापा गया है। हेडियन इयॉन के समय में जो इस टाइम पीरियड की चट्टानें हैं उनमें जिन कॉइन्स का नाम स्पेशली लिया जाता है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की खानों से निकलता है। मैप में देख सकते हैं। इस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में एक मोटी परत हुआ करती, एक थिक लेयर हुआ करती थी, और हेडियन इयॉन के अंत में आते आते लिक्विड वाटर का ओशन बनने लगा था। देखिए हम हेडियन इयॉन पढ़ रहे हैं, आप इसको पृथ्वी के जो प्लैनेट बना था उसके बाद से इसे आप जोड़ सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन का एक चैन क्रिएट कर सकते हैं कि कैसे अपने सोलर सिस्टम से। देखिए इसके पहले हमने पढ़ा है कि कैसे स्टार का फॉर्मेशन हुआ, फिर कैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, और जो हमारी अर्थ है इसके जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से अगर आप इंफॉर्मेशन को चैन बना करके रखेंगे तो याद करके रख पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। हेडियन इयॉन के बाद जो दूसरा इयॉन आता है उसका नाम है आर्कियन, और इसका समय काल था 4 बिलियन वर्ष पहले से लेकर के 2.5 बिलियन वर्ष तक। इस समय में पृथ्वी चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी, आप इसे वाटर वर्ल्ड भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं थी मगर बहुत ही कम मात्रा में, और जो ज़्यादातर भाग समुद्र के नीचे दबा हुआ था। हमें यहाँ पे बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट जैसे कि आयरन, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, सोलेनियम आदि मिलते हैं जिनसे हम कुछ जानकारी इकट्ठी कर पाते हैं। इस समय के दौरान जो भी चीज़ें हुआ करती थी वो ज़्यादातर तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। हमारे पास कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस मिलता नहीं है। इसके अलावा यहाँ लाइफ भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये जो लाइफ थी ये उथले पानी में यानी शैलो वाटर में एक माइक्रोबियल मैट के रूप में एग्जिस्ट करती थी। माइक्रोबियल मैट का मतलब है कि एक माइक्रोब्स की चटाई के रूप में वो जमे हुआ करते थे। अभी तक हमने पढ़ा हेडियन इयॉन के बारे में, आर्कियन इयॉन के बारे में। अगला है प्रोटेरोजोइक जो उसके बाद आता है, और इसका जो समय है ये है लगभग 2.5 बिलियन ईयर एगो से लेकर के 538 मिलियन ईयर तक। आप इसे सबसे लंबा समय काल मान सकते हैं इयॉन्स के मामले में। कहने का मतलब है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट इयॉन था। इसमें कुछ मुख्य घटनाएं हुई जैसे कि ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये घटना 2.4 बिलियन से लेकर के 2 बिलियन ईयर एगो हुई थी। इसमें मेनली हुआ ये था कि धरती पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। चूँकि आपने पहले पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हुआ करती थी, एक थिक लेयर हुआ करती थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ऑक्सीडेशन होने लगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इसी दौरान एक ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन होता है। ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन का मतलब है कि वही आइस एज जैसा ही आप समझ लीजिए, ऐसा हुआ था। इस समय काल के दौरान जो सबसे पहला यूकैरियोट है वो भी जन्म लेता है। यूकैरियोट का मतलब आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा। 2 तरीके की सेल होती हैं, एक यूकैरियोट और एक प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में जिसमें कि वास्तविक केंद्रक होता है और प्रोकैरियोट में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। बेसिकली यूकैरियोट एनिमल सेल होती है और प्रोकैरियोट प्लांट सेल होती है। इसके साथ ही जो एल्गी हैं उनका भी डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हो गया। इस समय काल में ये कुछ मुख्य घटनाएं हुई जिन्हें आप याद रख सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन जरूरी होती है, इससे आपको किसी भी मुद्दे को समझने में आसानी होती है। चौथा और आखिरी इयॉन है फेनेरोजोइक। इसका समय काल है 538.8 मिलियन ईयर एगो से लेकर के अब तक, यानी प्रेजेंट में हम इसी समय में जी रहे हैं। यानी कि जो करंट जियोलॉजिकल इयॉन है जिसमें हम रहते हैं इसकी बात कर रहे हैं। इसे 3 एरा में बांटा गया है। पहला है पैलियोजोइक, दूसरा है मीजोजोइक, तीसरा है सेनोजोइक। इसे हम आगे एक एक करके समझेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए।
क्योंकि इयॉन के बाद जो अगली यूनिट होती है उसे हम एरा कहते हैं, हिंदी में महाकल्प। इस समय काल के दौरान जो एनिमल, फिशेस, इंसेक्ट, टेरापॉड्स और जो आज के समय के मॉडर्न फ्लोरा और फौना है, इनका भी जन्म होता है। और जो हमारी पृथ्वी का एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था, जो एक कलेक्टिव लैंडमास हुआ करता था, ये टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण सेपरेट होकर के अलग अलग इनका बंटवारा हो गया। इसके बारे में हम आप फिगर भी देख सकते हैं और आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने सारे चारों इयोन्स की बात करी है। अब अगली जो यूनिट होती है वो है एरा। अब देखिए, हमने पहले बात कर ली कि जो नीचे के तीन थे, फनेरोजोइक को छोड़ करके, यानी कि हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, या तो आप इसे प्री कैम्ब्रियन एरा भी कह सकते हैं। इसके अलावा हमने फनेरोजोइक को बांट दिया है पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। जो हम बात कर चुके हैं, तो अब हम जो भी बची खुशी जानकारी है एक बार उसको समराइज करते हैं आर्कियन एरा की, यानी कि प्री कैम्ब्रियन पीरियड्स की। तो प्री कैम्ब्रियन कब से कब तक मान लीजिए, आप मान लीजिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.5 बिलियन ईयर एगो से, और उसके बाद से लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो तक आप ये जो समय काल है इसको आप आर्कियन एरा मान लीजिए। और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हुआ क्या था इस दौरान, इनको हम एक बार समराइज कर लेंगे। आर्कियन एरा बात करता है पृथ्वी की जो भी उत्पत्ति थी, यानी 4.5 बिलियन ईयर एगो, वहाँ से लेकर के 1.5 अरब वर्ष तक, यानी कि 1.5 बिलियन ईयर एगो तक की बात करता है। इस समय में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती हैं, जो बेसिकली जो हमारी अर्थ का सरफेस है, यानी भूपटल अंदर का, उसका एक बेस बनाती हैं। ये जो चट्टानें हैं ये बहुत ही ज़्यादा गहराई में पाई जाती हैं, क्योंकि ये इतनी पुरानी है कि इसके बाद भी कई चट्टानें बनी और उन्हीं के ऊपर एक के बाद एक लेयर के ऊपर बनती गईं, और जो नीचे की चट्टान थी, यानी कि जो इस समय की चट्टानें हुआ करती थी, वो नीचे दब गईं। और धरती पर ये कहीं कहीं ही शायद दिखें या लगभग नहीं दिखाई देती हैं, धरती के सरफेस पे आती नहीं, क्योंकि इतनी गहराई में ये दब चुकी हैं। अब ये जो चट्टानें थी इस समय काल की, उसमें कोई भी जीवन के प्रमाण नहीं मिलते, यानी कोई भी लाइव फॉसिल्स मिलते ही नहीं हैं। इस बात की कल्पना की जाती है कि उस समय में जो जलवायु रही होगी वो इतनी ज़्यादा भयानक रही होगी कि कोई भी जीवन संभव नहीं था, यानी कि भूकंप रहा होगा, ज्वालामुखी रहेगी, जो भी कारण रहा होगा, यानी कि जलवायु इतनी भयानक थी कि वहाँ जीवन संभव ही नहीं था। कुछ बड़े बड़े अर्थक्वेक, यानी कि जो भूगर्भ था उसमें बहुत सारे चेंजेस आते थे, इन्हें आप मूवमेंट के नाम से बताया जाता है, हलचलें कहा जाता है हिंदी में। ह्यूरेनियन अर्थ मूवमेंट उसमें से एक थी जो इस समय में आई थी, यानी अगर प्रश्न आए कि ह्यूरेनियन अर्थ मूवमेंट कब आई थी, तो आप कह सकते हैं आर्कियन एरा के दौरान ये मूवमेंट आई थी। मूवमेंट का मतलब है कि जैसे भूकंप है तो भूकंप का एक विशाल रूप आप मान लीजिए, बहुत बड़े स्केल पे अगर भूकंप आ जाए धरती पे, उसी को आप मूवमेंट कहेंगे। साथ ही हमने ये भी बात करी कि इसमें जो सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, वो भी कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिन्हें नाम दिया गया कैनेडियन शील्ड, बाल्टिक शील्ड, साइबेरियन शील्ड और गोंडवाना शील्ड। साथ ही इस समय में जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर थी वो कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गई और ढेर सारा जल इकट्ठा हुआ और इसी से महासागरों की उत्पत्ति हो गई, यानी कि वाटर वर्ल्ड भी बनने लगा। इस समय की जो इम्पोर्टेंट चट्टानें हैं वो हैं नीस और ग्रेनाइट। इन चट्टानों में सोना और लोहा भी पाया जाता है। इन चट्टानों के कुछ भाग आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैनिटोबा राज्य में मिल जाएंगे, और भारत में बात करें तो बंगाल में जो नीस है, बुंदेलखंड में है, चारकोनाइट नीस है, ये सब भी इसी काल के माने जाते हैं। अब अगला जो एरा हम ले रहे हैं डिस्कशन के लिए वो है पैलियोजोइक एरा। ध्यान दीजिएगा, ये फनेरोजोइक इयॉन में आता है, और पैलियोजोइक एरा को भी हम कई पीरियड्स में बांटते हैं, जिन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पैलियोजोइक एरा में ही वनस्पतियों का विकास होने लगा है, और बिना रीढ़ वाले जीवों यानी इनवर्टिब्रेट्स के उत्पत्ति का भी समय माना जाता है। इस समय की जो चट्टानें थीं उसमें जो फॉसिल मिलते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स हमें मिलते हैं। इस टाइम की जो मुख्य रूप से जो चट्टानें हैं वो होती हैं स्लेट, शैल, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर इत्यादि। मतलब है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की बात हो रही है। इस समय में नए नए काफ़ी पर्वतों का निर्माण हुआ, कई ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में कोयला निर्माण की कई प्रक्रियाएं हुई, कई मरुस्थल बने और कई नए जीव जंतुओं का उदय हुआ।
पैलियोजोइक एरा को कई पीरियड्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा ऑर्डोविशियन, तीसरा सिलूरियन, चौथा है डेवोनियन, पांचवा कार्बोनिफेरस और छठा है पर्मियन पीरियड। आप इसे याद रखने के लिए आसानी से कह सकते हैं कॉस डीसीपी बन जाता, कॉस डीसीपी। आप सीक्वेंस पकड़ के रखिएगा। हमने पहले इयॉन डिस्कस करा, फिर हमने एरा को डिस्कस करा और अब हम अंदर आ रहे हैं पीरियड के, यानी तीसरी यूनिट है। तो जो हम पैलियोजोइक एरा के अंदर जो सबसे पहला पीरियड है उसका नाम है कैम्ब्रियन। देखिए ये कैम्ब्रियन से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इसके पहले का जो समय था हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक इयॉन हुआ करते थे। उन्हें इसी आधार पे प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है, क्योंकि वो कैम्ब्रियन पीरियड के पहले स्टार्ट हुए थे, इसलिए उन्हें प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। देखिए कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जीव और वनस्पतियों का उद्भव हुआ। इस समय की जो खास बात थी कि इसमें जो समुद्र था उसका अतिक्रमण होने लगा स्थल वाले भाग पर, और जो सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक हैं यानी कि अवसादी चट्टानें हैं वो इसी समय में बनती हैं। सेडिमेंट्री रॉक यानी जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, परत के परत जमती गई, और जो सबसे पहले फॉसिल मिलता है वो इसी पीरियड में मिलता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि फॉसिल के लिए सेडिमेंट्री रॉक सबसे बेस्ट होती है। और ये जो फॉसिल मिले थे वो इनवर्टिब्रेट्स के हुआ करते थे, यानी कि जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती थीं। कैम्ब्रियन पीरियड के बाद जो अगला पीरियड है उसका नाम है आर्डोविशियन, और इस पीरियड में स्थल भाग पर समुद्र का और ज़्यादा अतिक्रमण हो गया, यानी कि ज़्यादातर भाग स्थल भाग जलमग्न हो गया। उत्तरी अमेरिका का जो आधा भाग था वो समुद्र में डूब चुका था, और जो अमेरिका का उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो पूर्वी भाग यानी ईस्टर्न भाग है वो वहाँ पे वोल्कानों की एशेज यानी कि ज्वालामुखी की राख ज़्यादा जम गई। समुद्र में पहली बार घास उगने लगी और कई पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई, यानी ऐसी मूवमेंट हुई, ऐसे अर्थक्वेक जैसी मूवमेंट हुई जिनके कारण पर्वतों का निर्माण होना शुरू हो गया। जो एप्लेशियन पर्वतमाला है वो इसी समय की मानी जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट पीरियड है उसका नाम है सिल्यूरियन पीरियड, और ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि इस समय में सबसे पहली बार मछलियों की उत्पत्ति के प्रमाण मिलते हैं, साथ ही भूमि पर उगने वाले पौधों के भी प्रमाण मिलते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव हुआ करते थे उनमें भी थोड़ा सा विकास हो गया, यानी कि आप इसे एज ऑफ वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं। और इसी दौरान कैलिडोनियन नामक एक अर्थ फोल्डिंग मूवमेंट होती है, जिसके कारण बहुत सारे पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें से कुछ मुख्य हैं जैसे कि स्कैंडिनेविया, स्कॉटलैंड और स्पिट्सवर्जन की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इसी दौरान बनती हैं। और इस समय के दौरान लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन भी इसी समय में बनता है। अगला पीरियड है डेवोनियन। इस पीरियड में देखिए पिछले पीरियड में क्या हुआ था, कैलिडोनियन अर्थ फोल्डिंग हुई थी, और यहाँ पे आती है कैलिडोनियन मूवमेंट, और बहुत सारे पर्वतों का निर्माण होता है। समुद्र का एक बार फिर से स्थल भाग पर अतिक्रमण हो जाता है, और इस समय में जो जीव जंतु हुआ करते थे वो जल में रहने वाले हुआ करते थे। इस टाइम के जो फॉसिल समय मिलते हैं उसमें मछलियों के यानी फिशेस के फॉसिल समय सबसे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए डेवोनियन पीरियड को पीरियड ऑफ फिशेस भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन का जो निर्माण है इस समय में सबसे इम्पॉर्टेंट एक विशेष घटना मानी जाती है। लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ यहाँ पर चूने के पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का भी निर्माण होता है। अगला पीरियड है कार्बोनिफेरस पीरियड। इस पीरियड में जो जलवायु थी वो थोड़ी ज़्यादा हॉट हो गई, और जलवायु में जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा भी बढ़ गई, जिसके कारण पृथ्वी पर ढेर सारे दलदल बनने लगे, और ढेर सारे दलदल होने के कारण डेंस फॉरेस्ट की उत्पत्ति होने लगी, और ये डेंस फॉरेस्ट समय के साथ साथ भूमि में दब गए और कोयले के रूप में बदल गए। संसार के जो अधिकांश भाग में जो भी कोयला आज के समय हमें मिलता है उसकी उत्पत्ति कहीं न कहीं इसी काल से जुड़ी हुई है। देखिए होता यूँ था कि जो समुद्र के किनारे दलदल वाले इलाके थे वहाँ पे जो डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे वो जब समुद्र का अतिक्रमण होता था यानी स्थल भाग की ओर बढ़ता था उस समय में वो डेंस फॉरेस्ट जल में डूब जाते थे, और नदियों से जमा होकर जो गाद या तलछटी जो भी आती थी जैसे कि सैल हो गया, बलुआ पत्थर या जो भी समुद्र की जो बारीक परत मिट्टी की परत भी हो, वो भी आती थी, तो वो क्या करती थी, वो इनके ऊपर पेड़ों के ऊपर जम जाती थी।
कुछ समय बाद ये होता था कि वहाँ पर फिर से वन उगने लगते थे और फिर से वही क्रम चालू होता था। समुद्र का अतिक्रमण होता था, वह स्थल भाग की ओर बढ़ता था। नदियों से जो गाद आती थी, तलछटी आती थी, वो ऊपर बिछती थी और ये क्रम लाखों वर्षों तक चलता रहा। इसी कारण वहाँ जो समुद्र का गहरापन था वो ख़त्म होने लगा, यानी समुद्र उथला होने लगा और जो नीचे पेड़ पौधे दबे हुए थे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण कोयले में परिवर्तित होने लगे। देखिए पीछे हमने पढ़ा कि सिल्यूरियन पीरियड में एक कैलिडोनियन नाम की ओरोगनी या फिर हलचल आई हुई थी। अब वो जो हलचल थी वो इस टाइम जो कार्बोनिफेरस पीरियड है इसमें वो हलचल जो आई उसका नाम है आर्मोरिकन ऑर्गेनी, यानी आर्मोनिकन हलचल। जब भी ये हलचलें आती थी तो उस समय में जो समुद्र का पानी है वो स्थल भाग की ओर बढ़ जाता था और जो भी समुद्र के अंदर जो भी मिट्टी या जो भी रेत वगैरह थी वो जमा हो जाती थी स्थल भाग के ऊपर, डिपॉजिट एक लेयर हो जाती थी। अब इस कारण से देखिए एक तो समुद्र की गहराई भी कम होने लगी तो वहाँ जो रहने वाले जीव थे उनको भी वहाँ परेशानी होने लगी। तो वो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एडॉप्ट करना शुरू किया कि स्थल भाग पर भी कैसे जिया जाए। तो ऐसे जीव जो दोनों स्थानों पर रह पाते थे उन्हें एम्फीबियन कहते हैं। तो यानी जल स्थलचारी या एम्फीबियन जीवों का भी विकास कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ है। जो आर्मोरिकन ऑर्गेनी थी उससे जो ब्रिटेन और फ्रांस वाला भाग है उस क्षेत्र में, उस रीजन में ज़्यादा नुकसान हुआ था। एम्फीबियन का विकास तो हुआ ही, साथ में यहाँ पे जो रेप्टाइल्स थे उनका भी विकास होने लगा और इस काल में जो 100 फीट से ऊंचे वृक्षों की उत्पत्ति भी इसी समय में हुई है और जो कोयले के लिए फेमस गोंडवाना रेंज है वो उसका विकास भी इसी समय में हुआ है। देखिए जो कोयला है उसकी मात्रा यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी कार्बोनिफेरस रखा गया क्योंकि कोयले में मैक्सिमम अमाउंट कार्बन का ही होता है। अगला जो पीरियड है उसका नाम है पर्मियन पीरियड। इस पीरियड में जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हैं यानी कि जो माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट थी, जो हमने पीछे भी कैलिडोनियन और आर्मोनिकन के बारे में पढ़ा है, और इस पीरियड में आता है हर्सिनियन ओरोगेनी यानी हर्सिनियन मूवमेंट। इन हलचलों के कारण क्या हुआ कि जो मध्य यूरोप का और उत्तरी अमेरिका का जो भी भाग था वो क्या हुआ कि जल के स्तर से ऊपर उठ गया। अब जब जल के स्तर से ऊपर उठ गया तो होता क्या है कि कोई भी ऊंचाई के साथ क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है। वो स्थान जो ऊंचाई पे है वो थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होगा और शुष्कता यानी ड्राई कंडीशन वहाँ की क्लाइमेट में होने लगी। और इस टाइम में जो एम्फीबियन हुआ करते थे, जो जल स्थल दोनों पे रहने वाले जीव हुआ करते थे, उनकी संख्या बढ़ने लगी और जो रेंगने वाले जीव थे उनका भी अस्तित्व बढ़ने ही लगा। और जब पर्मियन पीरियड का जो लास्ट अंत वाला भाग आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने लगा और जो विश्व के अधिकांश भाग थे वहाँ की जो क्लाइमेट था वो ड्राई कंडीशन में शुष्क होने लगा, जैसे गर्मियों के मौसम में होता है। कुछ साइंटिस्ट तो ये भी बताते हैं कि एक वेरिजोन ओरेगनी यानी एक वेरिजोन हलचल भी आई थी इस टाइम पे और इससे यूरोप बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुआ था। और इसी दौरान जो है ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है उसका भी निर्माण हुआ, साथ ही जो वास्क्वेज रॉक्स हैं उनका भी। इसके अलावा स्पेनिश जो पर्वत है, मेस्ता, अल्ताई, तियानशेन, एप्लाशियन, इन सब की भी यहाँ पे उत्पत्ति दिखाई देने लगी। क्योंकि जो क्लाइमेट था वो ड्राई होने लगा तो आप देखेंगे इवेपोरेशन का रेट ऐसे टाइम पे बढ़ जाता है और इवेपोरेशन का रेट बढ़ने के कारण उस टाइम पे जो पोटास था उसका एक रिजर्व भी हमें देखने को मिलने लगा। साथ ही बहुत सारी डिफॉल्टिंग वाली लेक्स बनने लगी। अभी तक हमने जो है डिस्कस कर लिया पैलियोजोइक एरा के जो भी 6 पीरियड थे उनको अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे मेसोजोइक एरा के बारे में। देखिए मेसोजोइक एरा को सेकेंडरी पीरियड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर सेकेंडरी पीरियड कहें या मेसोजोइक एरा कहें एक ही बात होगी। यह पीरियड जो पुराने समय के जीव थे यानी प्राचीन जीव थे और जो नए जीव थे, तो इन दोनों के बीच में आप इसे ट्रांजिशन फेज मान सकते हैं। आपको याद होगा कि पर्मियन पीरियड में क्या हुआ था कि उसके अंत में जो क्लाइमेट था वो ड्राई कंडीशन में आ गया था। तो उस टाइम पे जो रेंगने वाले यानी रेप्टाइल्स हुआ करते थे, जो भी मतलब उस मौसम की मार से बच गए, वो जल में, स्थल पे या फिर आकाश में, तीनों जगह पे फैल गए। फल और फूल देने वाले जो वृक्ष थे वो भी उगने लगे। चिड़िया यानी कि बर्ड्स की उत्पत्ति हुई इसी समय में। आर्कटिक महासागर की जलवायु शुष्क थी और जो पेंजिया का 2 भागों में बंटवारा हो गया था, अंगारा और गोंडवाना में, उसके बीच में टेथिस सागर आ गया था। इस टाइम पे धरती पे जन्म लेने वाला एक भयानक और विचित्र सा जीव था डिप्लोडोकस।
उसका जन्म इसी समय में हुआ था। इस जीव की गर्दन और पूंछ काफ़ी लंबी हुआ करती थी, जिसके कारण इसकी लंबाई लगभग 28 मीटर की हुआ करती थी और ऊंचाई इसकी इस जानवर की लगभग 9 मीटर की हुआ करती थी। 40 या 50 टन वजन इसका हुआ करता था और समझ लीजिए चल फिर भी नहीं सकता था, इतना भारी जानवर चलेगा भी तो कैसे। और थोड़ा बुद्धिहीन टाइप का था। और समंदर का तो वही हाल है, वह हर बार क्या करेगा, स्थल भाग पर आकर के अतिक्रमण करेगा या फैल जाएगा, उसको तो अपनी ही जगह बढ़ानी है। खैर, इस पीरियड को 3 भागों में बांट दिया गया। जो पहला पीरियड था उसका नाम है ट्रियासिक, दूसरा जुरैसिक और तीसरा क्रिटेशियस। अब एक एक करके हम इन पीरियड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मेसोजोइक एरा का जो पहला पीरियड है उसका नाम है ट्रियासिक पीरियड। इस पीरियड में जो अर्थ थी उसकी जलवायु इतनी कठोर हुआ करती थी कि थोड़ा सा जीवन कठिन हो गया था, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ गई थी और यूँ समझिए कि ज़्यादातर जो लाइफ थी वो उसका एक्सटिंक्शन हो गया है। इस पीरियड को एज ऑफ रेप्टाइल्स भी कहते हैं। साथ ही जो निम्न कोटि के जो मैमल्स थे उनका भी डेवलपमेंट इस पीरियड में होता है। देखिए, इस पीरियड में क्या हो रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें क्या था कि जो भी दलदल वाला भाग हुआ करता था, क्योंकि ड्राई कंडीशन थी तो वो सूखने लगा। लेकिन जो साउथ वाला हिस्सा था, साउदर्न हेमिस्फेयर, उसमें जो है बर्फ की मोटी लेयर जमी हुई थी। अल्फ्रेड वेगनर के विचार के हिसाब से जो गोंडवाना महाद्वीप यानी गोंडवाना लैंड था वो साउथ हेमिस्फेयर में साउथ पोल के करीब हुआ करता था, इस कारण वहाँ पे बर्फ जमी हुआ करती थी। जो गोंडवाना लैंड है वो भी ट्रियासिक पीरियड के अंत में आते आते टूट करके कई भागों में बट गया, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया और जो भारत का निचला यानी दक्षिणी भाग है साउदर्न इंडिया और अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन सब का निर्माण, ये सभी भाग गोंडवाना लैंड से टूट कर बाहर हुए हैं। इस पीरियड में टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा ही हुई थी, जिसके कारण ये ऐसा हुआ। और एक रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है आर्कियोप्टेरिक्स को, इसका भी जन्म यहाँ हुआ। देखिए, ये कनेक्टिंग लिंक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रेप्टाइल जो है स्थल भाग पे रेंगते थे लेकिन बर्ड जो है वो हवा में उड़ती थी। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा रेप्टाइल था जो कि उड़ भी सकता था, इस लिहाज से इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बर्ड्स और रेप्टाइल के बीच में और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेसोजोइक एरा का जो अगला पीरियड है उसका नाम है जुरासिक पीरियड। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो डायनासोर्स थे उनका उदय हुआ था और आप सभी ने अब तक तो जुरासिक पार्क के 1, 2, 3 तीनों पार्ट देख लिए होंगे, तो ज़्यादातर जीवों को आपने देख लिया होगा, चाहे वो कल्पना स्वरूप ही हों, लेकिन वो उनमें खास बात ये थी कि वो काफ़ी बड़े हुआ करते थे, खतरनाक भी हुआ करते थे। कुछ तो वेजिटेरियन थे लेकिन कुछ तो नॉन वेजिटेरियन। अब ये इतने बड़े बड़े और हाथी से भी बड़े आकार के जीव धरती से विलुप्त कैसे हो गए, इस बात पर कई थ्योरियां हैं, पर अभी तक कोई एक स्पष्ट थ्योरी ऐसी नहीं है जिसको कि सभी लोग मान सकें कि क्यों ये डिसअपीयर हो गए अर्थ से। बस एकमात्र एक ऐसी छिपकली है जिसका नाम है स्फेनेडोर। ये छिपकली जो है आज भी रेप्टाइल की तरह है, रेप्टाइल ही है, लेकिन न्यूजीलैंड के अधिकांश हिस्सों में ये छिपकली अभी भी देखने को मिलती है। ये उसी टाइम की है और इसकी खास बात यह है कि इसके पास 3 आँखें हैं, त्रिनेत्री। और इस काल में जो हवा में उड़ते हुए आपने देखे होंगे मूवीज़ में, वो है टेरोडेक्टाइल कहते हैं उसे। रेप्टाइल थे, उन्हीं से देखिए बर्ड्स में कन्वर्ट हुए और कनेक्टिंग लिंक बना और आगे बर्ड के रूप में ये भारत में जो आज के समय में राजमहल हिल्स हैं और जो सिलहट की पहाड़ियाँ हैं, ये उसी समय की रचनाएँ हैं। देखिए, जुरासिक पीरियड का नाम जुरासिक क्यों पड़ा है, क्योंकि उस टाइम पे जूरा नामक एक माउंटेन है जो यूरोप में है, यानी आप देखेंगे मैप में तो ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के बॉर्डर के बीच में आपको दिखेगा। इस जूरा पर्वत का निर्माण इसी काल में हुआ था और मेरे ख्याल से इसीलिए इसका नाम जुरासिक पीरियड रखा गया है। मेसोजोइक एरा का जो अगला पीरियड है उसका नाम है क्रिटेशियस। इस पीरियड में जो रेप्टाइल्स थे, फिशेस थी और जो मैमल्स थे, इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो चुका था। जो एंजियोस्पर्म प्लांट थे उनका भी डेवलपमेंट इसी पीरियड में होता है। कई सारे जाइंट टॉर्टोइज, उनका भी विकास इसमें होता है। बहुत सारे टेम्परेट फॉरेस्ट का भी डेवलपमेंट यहाँ होता है, जैसे कि मैग्नोलिया फॉरेस्ट है। बहुत सारी यहाँ पे हलचलें यानी कि ऑर्गेनी आई, जिसके कारण ऐसी सॉइल जिसमें लाइमस्टोन की मात्रा ज़्यादा थी वो डिपॉजिट इकट्ठा होने लगे विश्व के कई भागों में, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट अलास्का जो अमेरिका का भाग है, कनाडा,
मैक्सिको, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सब स्थानों पे लाइमस्टोन वाली सॉइल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया। अब चूँकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन बिल्डिंग ऑर्गेनी यानी हलचलें आई, जिनके कारण बहुत तेज़ी से कई सारे पर्वतों का निर्माण शुरू हो गया, जिनमें मुख्य हैं रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स, हिमालयाज़। ये सारी पर्वत श्रेणियाँ इसी समय में बनना स्टार्ट हो गईं। और जो भारत का पेनिनसुलर भाग है, यानी जो गोंडवाना लैंड से अलग होकर के साउदर्न हिस्सा भारत का, वहाँ पे क्या हुआ कि एक लावा का इरप्शन हो गया और ये लावा पूरी दूर तक पूरे साउदर्न एरिया के उस पूरे प्लेटू, जो डेक्कन प्लेटू है, उस पूरे भाग में फैल गया। और आप इसी कारण देखेंगे यहाँ पे ब्लैक सॉइल अभी भी मिलती है। एक ऑरेगनी जिसका नाम था नेवेडियन, ये आई और इसके कारण जो एक पर्वत बना उसका नाम रख दिया गया सिएरा नेवादा माउंटेन। ये आपको यूएसए यानी अमेरिका में मिल जाएगा। अगला जो एरा है उसका नाम है सेनोजोइक एरा। इसे टर्सरी पीरियड भी कहा जाता है और इसे भी कई अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है पैलियोसीन पीरियड, दूसरा है इयोसीन पीरियड, तीसरा ओलिगोसीन पीरियड, चौथा मायोसीन पीरियड, पांचवा है प्लेयोसीन पीरियड। सीनोजोइक एरा का जो पहला पीरियड है उसका नाम है पैलियोसीन पीरियड। इस पीरियड में सबसे पहले एक अल्पाइन ऑरेगनी आती है और जो मैमल्स हुआ करते थे उन्होंने लैंड वाले भाग पर पूरी तरीके से कवर कर लिया, यानी ज़्यादा मात्रा में उनकी संख्या हो गई। और पैलियोसीन पीरियड में ही जो एप्स हुआ करते थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ, यानी कि इनका ओरिजिन यानी इनकी उत्पत्ति हुई, डेवलपमेंट उसके साथ धीरे धीरे होता रहा। अगला पीरियड है इयोसीन पीरियड। इस पीरियड में जो रेप्टाइल्स पहले आपने देखे थे मेसोजोइक एरा के दौरान, वो लैंड वाले हिस्से से डिसअपीयर होने लगे और शुरुआती दौर के बंदर यानी मंकी और जो गिबन्स होते थे वो म्यांमार देश के हिस्से पे डेवलप होने लगे। कई तो ऐसे प्राइमेट जो आज के समय में पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, जैसे कि एलिफेंट, हॉर्स, राइनोसोरस, पिग्स, इनका भी ओरिजिन यहाँ से ट्रेस किया जाता है इयोसीन पीरियड से। इसके बाद आता है ओलिगोसीन पीरियड। इस पीरियड में जो आज की मॉडर्न कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बियर यानी भालू हैं, ये इवॉल्व होने लगे। स्थल भाग पे इनका डेवलपमेंट होने लगा और जो एप्स थे जो कि ह्यूमन के एंसेस्टर माने जाते हैं, उनका भी ओरिजिन यहाँ से ट्रेस किया जाता है। इस पीरियड में जो मुख्य घटना है, यानी जो हिमालय का एक भाग है ग्रेटर हिमालय, उसका जो डेवलपमेंट है वो इस पीरियड में काफ़ी एक्टिवली हुआ। इसके बाद अगला पीरियड है मायोसीन पीरियड। इस पीरियड में जो शार्क मछली थी उसका बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। बहुत सारे जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होने लगा और आज के समय की जो एलिफेंट है, जो मॉडर्न एलिफेंट आप देखते हैं, उसका भी अच्छा खासा डेवलपमेंट शुरू हो गया। और जो पीछे हमने पढ़ा ओलिगोसीन पीरियड में जो ग्रेटर हिमालय वाली रेंज है उसका डेवलपमेंट हुआ था, तो मायोसीन पीरियड में जो लेसर हिमालय की ओरिजिन और डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। जो अगला पीरियड है उसका नाम है प्लेयोसीन पीरियड और इस पीरियड में जो मैमल्स थी उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा घट गई। शार्क मछली जो थी वो बिल्कुल विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, पर जो ह्यूमंस के एंसेस्टर थे उनका डेवलपमेंट हुआ और मॉडर्न मैमल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और हिमालय की जो एक और रेंज है, शिवालिक रेंज का डेवलपमेंट ओरिजिन स्टार्ट हो गया। और भारत में जो हिमालय की ऊंचाइयों से जो सेडिमेंट्स आते थे, साथ ही जो पेनिनसुलर प्लेटू हुआ करते, पेनिनसुलर प्लेटू की तरफ से जो नदियां आती तो उनसे भी कुछ सेडिमेंट आते थे और इन सेडिमेंट्स के जमा होने के कारण जो ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया का डेवलपमेंट हो गया समय के साथ साथ। तो ये सारे पीरियड हमने डिस्कस कर लिए सीनोजोइक एरा के, जो था कि प्लायोसीन पीरियड, इयोसीन पीरियड, ओलिगोसीन पीरियड, मायोसीन पीरियड और प्लायोसीन पीरियड। अगला जो एरा है नियोजोइक एरा, इसे क्वाटरनरी पीरियड भी कहते हैं और इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्लाइस्टोसीन पीरियड और दूसरा है हेलोसीन पीरियड। आप समझ सकते हैं कि अब हम बिल्कुल प्रेजेंट के करीब आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाइस्टोसीन पीरियड की। देखिए इस पीरियड में जो ग्लेशिएशन है, 4 मुख्य ग्लेशिएशन यानी आइस एज इस पीरियड में आती है, जिनके नाम रखे गए हैं। पहली आइस एज का नाम दिया गया गुंज, दूसरे का नाम है मिंडेल, तीसरे का है रीस और चौथे का है वर्म। ये 4 ग्लेशिएशन यानी आइस एज आई थी और इनके बीच में जो इंटर ग्लेशियल एज हुआ करती थी वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी वार्मर यानी गर्म हुआ करती थी। जो इंटर ग्लेशिएशन पीरियड था मिंडल और रीस के बीच में, ये इंटर ग्लेशिएशन पीरियड सबसे लंबा था। जो बड़े बड़े जीव हुआ करते थे
उनका एक्सटिंक्शन हो गया इन आइस एज के दौरान। और जो वर्तमान समय के जो हाथी, घोड़े, ऊंट, शेर, कुत्ते, बिल्ली जो भी आप समझ रहे हैं, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब कहने का ये है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो अदर मैमल्स हैं वो उनका डेवलपमेंट इस पीरियड में अच्छे से होना शुरू हो गया। आइस एज में चारों तरफ बस बर्फ़ ही बर्फ़ थी और ये हाथी जो मैमथ जिसे कहते हैं ये भी पहले इसी टाइम पे हुआ करती थी। अगला पीरियड है हेलोसीन पीरियड। ये देखिए अभी प्रेजेंट पीरियड आप इसे कह सकते हैं जो चल रहा है। इस पीरियड में क्या हुआ कि टेम्परेचर धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा और ग्लेशिएशन ख़त्म हो गई, यानी आइस एज ख़त्म हो गई और जो आज की स्टेज है वर्ल्ड की वहाँ तक ये पहुँचने लगी। अभी भी ये जारी है और जो एक्वेटिक लाइफ थी वो भी आज के प्रेजेंट स्टेज के हिसाब से हो गई और जो ह्यूमंस थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ओवरऑल ये हमारा डिस्कशन था जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जितने कम समय में पॉसिबल था हमने वो करा है। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।